हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको जनसंख्या स्टार्ट करवाई थी, ठीक है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, और उससे रिलेटेड हम आपकी एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो जनसंख्या का आपका चैप्टर है वो बहुत ही फैक्ट वाइज और थोड़ा सा लेंदी है, और आपको उसमें चीज़ों को बहुत सारा याद रखना पड़ेगा। तो और आप एक ना बहुत जनरल कॉमन सेंस को लेते हुए आप क्या करना, चीज़ों को लर्न करना। अगर आपको किसी भी क्षेत्र विशेष का भौगोलिक परिदृश्य पता है, वहाँ का आर्थिक परिदृश्य, तो आप जनसंख्या के बारे में भी ना बहुत अच्छे से अनुमान लगा लेंगे। जैसे जहाँ की जनसंख्या अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वहाँ का आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी, वही आप उसको उलट कर दीजिए। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मतलब वहाँ की जनसंख्या क्या है, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को आपको एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लेते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। वैसे मैंने आपको पूरे जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया था, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की कुछ जनसंख्या के बारे में बताया था। ये आपका पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको जनसंख्या के बारे में बताया था कि 7,26,26,809 है, ठीक है। उसमें महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट कब हुई थी, 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुई थी। ध्येय वाक्य इसका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, शुभंकर इसका ये था, ठीक है। प्रगणक शिक्षिका और शुभंकर वगैरह प्रतीक चिन्ह बनाने का श्रेय जाता है, पदार बिंदा रथ को जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अस्तित्व के बाद इसकी 5th थी। भारत की कौन सी थी, 15वीं थी। और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं थी। ये सब क्यों थी तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। और जनगणना के जन्मदाता जो बोलते हैं, सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है वो आपका लॉर्ड मेयो को जाता है। और पहले नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है, तो आपका लॉर्ड रिपन को जाता है, ठीक है। जो कब से कंसिडर होगी, तो आपकी 1881 से। और इसी ईयर से आपकी क्या होती है, हर 10 वर्षों में आपकी क्या होती है, जनगणना होती है। अभी 2021 चल रहा है तो 2011 के बाद 2021 की जनगणना भी होगी, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो नवंबर में एग्जाम आने वाला है एमपीपीएससी का, उसमें और बाकी एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए जनसंख्या जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारी गलती कहाँ पर है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जनसंख्या की जनगणना के बारे में ये सब हमने आप पहले पढ़ लिया था। अब हम आते हैं लिंगानुपात पर, ठीक है। तो लिंगानुपात क्या होता है, तो पहले तो ये समझिए। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 मेल कैटेगरी पर महिलाओं की संख्या, फीमेल कैटेगरी यानी फीमेल जो है उनकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है, संख्या कितनी है। तो मान लो अगर बोले कि 913, ठीक है, इतनी है, तो 913 क्या है, 1000 पुरुषों अगर हम खड़ा कर दे तो उनके कंपैरिजन में केवल 913 महिलाएं ही हैं। यही होता है आपका लिंगानुपात, ठीक है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, और ये लिंगानुपात हम निकालते क्यों हैं, ठीक है। तो ये आपके मेंस के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस क्षेत्र विशेष का लिंगानुपात कम होता है वहाँ की मतलब समझ लीजिए आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्या दिया गया है, दर्जा नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप फॉल्स हैं। कैसे हैं, वहाँ पर शिशु हत्याएं जो आपकी कहना चाहिए कन्या भ्रूण हत्या वो ज़्यादा हो रही होंगी, ठीक है। महिलाओं को कहते हैं मतलब पहले कल्चर में जैसे सती प्रथा वगैरह, अब तो नहीं है, ठीक है, अब तो बैन हो गया है, लेकिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाएं बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित हैं, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। तो कन्या भ्रूण हत्या वगैरह क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, महिलाओं को कम वरीयता दी जाती है। तो लिंगानुपात वहीं का ही कम होता है। तो अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश का एवरेज जो लिंगानुपात है, औसत लिंगानुपात है, वो कितना है, तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 931, यानी 1000 महिलाओं पर। ये 2011 की है ना, इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा आज भी होगा। ज़रूरी आज ये संख्या बदल गई हो, ये पॉजिटिव हो गई हो और नेगेटिव भी हो सके। नेगेटिव तो नहीं होगी, बट क्योंकि इतने सारे चेंजेस हुए हैं आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से, तो ये आपकी बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर फ़र्क आएगा अभी 2021 में। तो अभी 2011 का आपको देख के चलना है। तो 2011 के अकॉर्डिंगली आपके जो लिंगानुपात है वो कितना है, 931, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, आपकी 931 महिलाएं हैं। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब ये देखिए लिंगानुपात में ही सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से जिले में, ये पता होना चाहिए। तो सबसे लिंगानुपात वाला जो आपका जिला है वो कौन सा है, आपका बालाघाट, ठीक है। कौन सा है आपका, बालाघाट, ये वाला हिस्सा,
ठीक है। यहाँ पर आपका जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, लिंगानुपात है, वो क्या है, अच्छा है एज़ कंपैरिजन टू आपके मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से। तो इतना आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया, क्योंकि चीज़ें विजुअलाइज में बहुत ज़्यादा समझ में आती है। अब देखिए, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है आपका, बालाघाट में। कितना है ये याद रखना है आपको, तो कितना है, 1021, इतना क्या है आपका लिंगानुपात है। अब अलीराजपुर सब फिर क्या है, कहाँ पर लिंगानुपात, अब देखिए 2 फैक्टर हैं। अब आप जब आगे पढ़ेंगे साक्षरता वगैरह, तो आप देखेंगे अलीराजपुर में तो साक्षरता वगैरह इतनी है ही नहीं। तो जब वहाँ के लोग साक्षर ही नहीं है, तो वहाँ की मतलब एक तरीके से कहनी चाहिए कि महिलाएं इतनी ज़्यादा, वहाँ का लिंगानुपात इतना ज़्यादा क्यों है, तो ये इतना कंट्रडिक्शन, विरोधाभास स्थिति कैसी है। तो देखिए, हम कहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ा लिखा लेंगे तो उस समाज में क्या आएगी, जागरूकता आएगी, तो वहाँ महिलाओं की इज्जत की जाएगी, वहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह जैसी जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो रोकी जाएंगी। बट आप अगर अपने वैदिक समाज से लेके चले जाइए, ठीक है, आर्य समाज से चलिए, तो वहाँ पर ऋग्वैदिक समाज की बात कर रही हूँ ना मैं, उत्तर वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रही हूँ, जिसमें क्या था, महिलाओं को, भली वहाँ पर महिलाओं को पितृसत्तात्मकता सोच थी, बट महिलाओं को क्या किया जाता था, एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था। वहाँ पर ऐसे कन्या भ्रूण हत्या वगैरह ऐसी वाली चीज़ें इतनी नहीं होती थी, शायद सिंधु घाटी सभ्यता में भी, वहाँ तो मात्र सत्तात्मकता थी। इसलिए वही जो कल्चर है आपका कैसा चलता आ रहा है, आदिवासियों में चलता आ रहा है, ठीक है, जो हमारी जनजातियाँ उनमें चलता आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे कि हमारा जो एमपी है, ठीक है, हमारा जो एमपी, यहाँ पर इस वाले इलाके में क्या है, जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए इस वजह से ही क्या है, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है। बिकॉज़ वहाँ पर क्या होता है, एक हमारा बहुत ही पुराना कल्चर चलता हुआ आ रहा है, इसलिए वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है। ये एक ऐसा फैक्टर है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं, ठीक है। तो लिंगानुपात आपका सबसे अच्छा कहाँ पर है, तो बालाघाट में, जो कितना है, 1021 है। फिर है आपका अलीराजपुर, फिर है आपका मंडला। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले संभाग कौन से हैं, तो जबलपुर आएगा सबसे पहले, फिर आपका आएगा इंदौर, फिर आपका आएगा शहडोल। तो जबलपुर, इंदौर और शहडोल, जबलपुर, इंदौर और शहडोल, ठीक है। फिर है आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिले, तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, देख लीजिए, भिंड, ठीक है। तो भिंड एक ऐसा जिला है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है, जो कितना है, 837, ठीक है। और आपको पता है ये पूरा चंबल एरिया है, जहाँ पर पहले डाकू वाकू रहते थे, बहुत ही एक तरीके से कहना चाहिए रिवाइव बने हुए हैं, खंड भूमि है, ठीक है। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी वहाँ की नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि क्यों यहाँ का लिंगानुपात कम है। तो ये सोचने का विषय, सोचनीय विषय है। तो आप ऐसी ही चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलिए, तो आपके मेंस के भी आंसर्स क्या होते जाएंगे, बहुत ही अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। तो भिंड में सबसे कम है, फिर आपका मुरैना में, और ये दोनों ही आपको पता है कि एक ही संभाग में आते हैं। फिर है आपका ग्वालियर, तो दोनों के दोनों कहाँ आते हैं, चंबल संभाग में, और चंबल संभाग में मात्र 3 जिले हैं, तो 2 जिलों में तो वैसे ही लिंगानुपात कम है, तो बाकी जिले में क्या, तो ये पूरा संभाग की अगर बात करें, तो सबसे कम लिंगानुपात कौन से संभाग में है, तो आपके चंबल संभाग में है। फिर कौन सा संभाग है, आपका ग्वालियर, और फिर आपका क्या है, सागर, ठीक है। अब देखिए ग्रामीण लिंगानुपात, अब देखिए हमने ये देख लिया कि लिंगानुपात हमारे मध्य प्रदेश का कितना है, 931। फिर हमने ये देख लिया कि लिंगानुपात वाले कौन से जिले सर्वाधिक हैं, कहाँ पर और कहाँ पर न्यूनतम है, कौन सा संभाग है जहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है, कौन सा संभाग है जहाँ पर लिंगानुपात न्यूनतम है। अब हम आते हैं ग्रामीण लिंगानुपात, यानी आपको पता है 2 एरिया होते हैं आपका, एक रूरल एरिया होता है, एक अर्बन एरिया होता है। तो रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया में लिंगानुपात कैसा है, और आपका जो अर्बन एरिया है वहाँ पर लिंगानुपात, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रामीण लिंगानुपात में कैसा लिंगानुपात है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ग्रामीण लिंगानुपात कैसा है, तो ग्रामीण जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, जो ग्रामीण वाला इलाका है, वहाँ पर लिंगानुपात के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो, देखिए ग्रामीण ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो सबसे ग्रामीण ऐसा ग्रामीण इलाका जहाँ पर वह जिला जिसका ग्रामीण इलाके में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा है, आपका अलीराजपुर, ठीक है। फिर आपका कौन सा है, आपका न्यूनतम कहाँ पर है, तो भिंड में है। तो ये बात याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कौन से ज़िले में है, अलीराजपुर में, और कहाँ पर है, न्यूनतम कहाँ पर है, तो भिंड में है, ठीक है। और भिंड ही ऐसी जगह है जहाँ पर लिंगानुपात
सबसे कम है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। फिर है आपका शहरी लिंगानुपात। तो शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो बालाघाट में, और यही आपका जिला है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1021। तो इस बात को याद रखना है। फिर वो जिला जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है, तो मुरैना ऐसा जिला है जहाँ के शहरी क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा है, और उस शहरी क्षेत्र में क्या है, आपका लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। और इन दोनों चीज़ों को आप कंपैरिजन करके ये वाली चीज़ें भी बहुत ईजिली लर्न कर सकते हो। ठीक है, एक कंपैरेटिवली आपको स्टडी करनी है, ऐसे नहीं कि रटना है, रटना नहीं है, आपको चीज़ें बहुत समझ के चलनी है। और मैप को हमेशा अपने पास रखना है। और मैप की जब भी आप कोई भी क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशली भूगोल में, तो उस क्षेत्र के बारे में आपको उसकी 4 तरीके की जानकारियाँ बहुत एकदम अच्छे से होनी चाहिए। एक तो आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन चारों के बारे में आपको अगर जानकारी है ना, तो आप कॉमन सेंस से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर है आपका शिशु लिंगानुपात। अब शिशु मतलब क्या होता है, तो 0 से 6 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको किस में कंसिडर किया जाता है, तो शिशु, एज अ शिशु कंसिडर किया जाता है। तो ये शिशु लिंगानुपात यानी जिस क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की अच्छी लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात है, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, तो शिशु लिंगानुपात कितना है हमारे मध्य प्रदेश में, 918, यानी 1000 शिशु पुरुषों पर, ठीक है, 1000 शिशु लड़कों पर शिशु लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 918 है। उनमें से जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर है, अलीराजपुर में, फिर कहाँ पर है, मंडला में, फिर मंडला डिंडोरी में, दोनों में सेम है, फिर है आपका बालाघाट में। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो मुरैना में है, फिर ग्वालियर में है, फिर भिंड में है, फिर दतिया में है। ठीक है, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया। ठीक है, फिर आते हैं हम कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है, अलीराजपुर। और ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर शिशु लिंगानुपात आपका सबसे कम है, तो वो क्या है, आपका मुरैना। ठीक है, फिर वो शहरी क्षेत्र, ठीक है, वह शहरी क्षेत्र जहाँ पर शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है, आपका डिंडोरी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखनाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार जूम कर देती हूँ, ये देखिए, डिंडोरी। ठीक है, और ऐसा आपका शहरी क्षेत्र जहाँ पर लिंगानुपात आपका सबसे कम है, तो वो कौन सा है, आपका मुरैना। कौन सा है, आपका मुरैना। कौन सा है, मुरैना। अब ये देख लीजिए, शिशु लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, तो 930 है, और शहरी क्षेत्रों में कितना है, तो 901 है। बहुत ही गंदी स्थिति है, औसत से भी कम है शहरी क्षेत्रों में। तो हम वही बोल रहे हैं ना, जितने पढ़े लिखे अर्बन एरियाज, डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड जो आपकी सिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पर सोच और ही ज़्यादा छोटी हो गई, क्योंकि लोग शिक्षा तो पा रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अंतःकरण नहीं कर रहे हैं, उस शिक्षा को अपने अंदर नहीं डाल रहे हैं। इसलिए शिक्षा ले लेने में और शिक्षा को धारण करने में, दोनों में क्या है, एक शिक्षा लेने में और शिक्षित होने में, ठीक है, साक्षर होने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए देखिए, जितना शहरी क्षेत्र है, आप अर्बन एरियाज में चले जाइए, लिंगानुपात उतना ही कम होता जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए, शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात आपने कम पढ़ा था, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात एज कंपैरिजन टू क्या है, बहुत अच्छा है। और एक ये भी हो सकता है कारण कि शहरी क्षेत्रों में तकनीकें वगैरह ज़्यादा सुलभ हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते होंगे, छुप छुपा कर आपका एक तरीके से कहते हैं कि भ्रूण की पहचान करवा लेते होंगे और अबॉर्शन करवा लेते होंगे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सुविधाएं नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे पैदा हो जाते हैं, और वहाँ का लिंगानुपात क्या है, थोड़ा सा बेटर है। तो चीज़ें दोनों तरीके से देखी जाती हैं, और आपको हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको चीज़ें, समस्याएं भी पॉजिटिवली बतानी है, और उनका जो एक निराकरण भी क्या करना है, बहुत ही पॉजिटिवली करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिंगानुपात। अब हम आते हैं जनघनत्व पर। जनघनत्व क्या होता है, तो पहले तो यही समझिए, 1 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में, ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, जितनी जनसंख्या निवास करती है, उस क्षेत्र को उसका क्या बोलता है, जनघनत्व बोला जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका घर है मान लो, ठीक है, ये 1 किलोमीटर एरिया में बसा हुआ है और यहाँ पर 5 लोग रहते हैं, तो इस घर के इलाके का जनघनत्व कितना होगा 5। और यही एक क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ के लोगों की संख्या है 15, तो यहाँ का जनघनत्व क्या होगा 15। ठीक है, तो बात समझ में आई कि 1 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में, ठीक है, एक एरिया मतलब किलोमीटर एरिया मत बोले, 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल, किलोमीटर यानी क्षेत्रफल पर, ठीक है, जितने लोग निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस वहाँ का जनघनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर आपका यहाँ का क्षेत्रफल है, और उस क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या निवास करती है उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, जनघनत्व कहलाता है। तो यहाँ का आपके मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो सबसे पहले ये जानिए। तो आपके मध्य प्रदेश का जनघनत्व है कितना, 236, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर कितने लोग निवास करते हैं, 236 लोग निवास करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा सबसे अधिक जनघनत्व वाले पहले हम जिलों की बात करेंगे, तो सबसे अधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, भोपाल। ठीक है, भोपाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनघनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर है आपका इंदौर और फिर आपका है जबलपुर। ठीक है, अब हम आते हैं संभाग पर। तो पहले जिलों में न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम आपका जनघनत्व कहाँ पर है, तो डिंडोरी में है। ठीक है, 94 लोग मात्र रहते हैं, फिर श्योपुर में है और फिर आपका पन्ना में है। फिर वहीं आते हैं हम संभागों में, तो सर्वाधिक ऐसा संभाग है जहाँ पर जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका भोपाली संभाग होगा, फिर आपका इंदौर और फिर आपका चंबल। ये देखो ऐसे एरिया है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मायने रखते हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हर दृष्टि से। ठीक है, भोपाल तो आपकी राजधानी है, भोपाल संभाग भी है, तो यहाँ पर लोगों का बसावट क्या होगा, एज कंपेरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो संभाग में भोपाल हो गया, फिर इंदौर हो गया, फिर चंबल। अब न्यूनतम कहाँ पर है, तो नर्मदापुरम होशंगाबाद वाले साइड में, फिर शहडोल, फिर सागर। ठीक है, अब साक्षरता पढ़ लेते हैं हम। तो साक्षरता में देखिए, साक्षरता का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा बच्चा, ठीक है, जिसको एटलीस्ट किसी भी भाषा का ज्ञान हो, ठीक है, आपके उसका अपना नाम लिखने आ जाता हो, ठीक है, भाषा का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, वो बच्चा क्या होता है, एक साक्षर में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपके प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं जो साक्षर हैं, तो आपके प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में टोटल 69.32% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। ठीक है, यानी बाकी के बाकी रेस्ट ऑफ द आपके लगभग आपके 21% लोग क्या हैं, असाक्षर हैं। ठीक है, अब जनसंख्या भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है, इसको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको प्रतिशत याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि साक्षरता में पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। तो जो आपकी पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, 78.73%। ठीक है, और महिला साक्षरता कितनी है, 59.24%। देखिए कितना कंपैरिजन, कितना डिफरेंस है दोनों में। पुरुषों की जहाँ पर 78.73% है, वहीं महिलाओं की 59.24% है। ठीक है, और ये आपको मेंस में लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, बूस्टअप के लिए। फिर ऐसा जिला जहाँ पर पुरुष की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा है, आपका इंदौर। फिर ऐसा जिला जहाँ पर पुरुष की जो साक्षरता रेट है वो बहुत ही कम है, तो वो कौन सा है, अलीराजपुर। ठीक है, फिर है आपको महिला पर आते हैं, तो महिलाओं में महिलाओं की साक्षरता का ऐसा जिला जहाँ पर महिला सबसे अधिक साक्षर है, तो वो है आपका भोपाल। और ऐसा जिला जहाँ पर आपकी साक्षरता रेट महिलाओं की बहुत कम है, तो वो कौन सा है, अलीराजपुर। यानी अलीराजपुर चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, वहाँ पर क्या है, असाक्षर ही हैं। ठीक है, अब हम ग्रामीण साक्षरता देख लेते हैं। तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है, तो वो है आपका बालाघाट। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर आपकी साक्षरता सबसे न्यूनतम है, तो वो है अलीराजपुर। तो न्यूनतम में आपका देखो अलीराजपुर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और आप इन चीज़ों को ना हर चीज़ से जोड़ के देखिए। आप अपने लिंगानुपात से जोड़ के देखिए, जनसंख्या घनत्व से जोड़ के देखिए, आर्थिक दृष्टि से जोड़ के देखिए, हर चीज़ से जोड़ के देखिए। ठीक है, आप सिर्फ ये पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ इसी को ही फोकस नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी को कनेक्टिविटी बना के रखना है कि जब भी आप कोई फैक्ट पढ़ रहे हो तो उससे सराउंडिंग जितने भी फैक्ट्स हैं आपको वो फटाफट लर्न कर लेने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपके ज़िलों में। ठीक है, जहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से आपके कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सर्वाधिक आपकी साक्षरता है। तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता रेट कहाँ पर है, तो आपका जबलपुर में है, फिर आपके इंदौर में है, फिर आपके भोपाल में है।
और वहीं आप देख लीजिए ऐसे ज़िले जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता रेट है तो वो है आपका अलीराजपुर। आपको यही याद रखना है कि अलीराजपुर में भाई साक्षरता है ही नहीं, हर जगह वो न्यूनतम पहले नंबर पर है, ठीक है। फिर है आपका झाबुआ, फिर है आपका बड़वानी। यानी अगर आप मैप देखना चाहेंगे तो आपकी ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षर है। तो ये याद रखना है, जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ये सब क्षेत्र आपके यहीं पर आते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं आपके ऐसे संभाग, ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है, तो वो है आपका जबलपुर, जिला भी जबलपुर है, संभाग भी जबलपुर सबसे ज़्यादा है, फिर नर्मदापुरम, फिर भोपाल, ठीक है। अब न्यूनतम कौन सा है, तो इंदौर में सबसे कम है, ठीक है, संभागों में। फिर आप शहडोल है, फिर आपका रीवा है, ठीक है, और इंदौर में ही आते हैं ये बड़वानी जो भी है ना, ये सब इंदौर में ही आते हैं। इसलिए इंदौर की आप सोचो कि यार इंदौर तो इतने पढ़े लिखे, वहाँ पे तो इतने अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स है, इतना तभी भी है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है। संभाग की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये हो गया दोस्तों आज आपका पूरा। बाकी के जो दो तीन पॉइंट्स और बचे हुए हैं वो आपके कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका आज का इतना ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। आप इस चीज़ों को रिवाइज कीजिए एक बार, ठीक है। बार बार आप 2-3 बार वीडियो को ही देख लीजिए, लेक्चर को देख लीजिए, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। आपको बार बार सुनने से क्या होती है, चीज़ें लर्न हो जाती हैं। मैप को देखते रहिए, ठीक है, फैक्ट्स को 2-3 बार देखते रहिए, दीवार में चिपका लीजिए, ठीक है, और चीज़ों से बहुत दोस्ती कर लीजिए, ठीक है। उनसे घबराइए मत कि हमें ये चीज़ें क्या कैसे लर्न होंगी, कैसे घुसेगा, झाबुआ पहले नंबर पे, अलीराजपुर पहले नंबर पे, हर जगह। तो आप थोड़ा-सा कॉमन सेंस को साथ में रखते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को साथ में रखते हुए आप क्या कर लीजिए, चीज़ों को याद करते हुए चलिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।